हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 4 देख रहे थे। तो चैप्टर 4 में देखिए दोस्तों, हमने कुछ यौन संचरित रोग या एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज के बारे में देखा था। तो हमने आपको पिछली वीडियो में एड्स और गोनेरिया रोगों के बारे में बताया था कि उसका उपचार कैसे करते हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा उसका पूरा डिटेल हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ और जो हमारे शेष बचे यौन संचरित रोग हैं या यौन संचरणशील रोग हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीधे अपने वीडियो पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, वो क्या, सिफिलिस। देखिए दोस्तों, यह भी क्या होता है कि यह भी एक यौन संचरित रोग होता है या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग होता है, अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, यह जो सिफिलिस रोग होता है दोस्तों, यह रोग ट्रेपिनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? इसका जो वाहक या कारक है वो क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया? ट्रेपिनोमा पैलिडम। तो ट्रेपिनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण क्या होता है दोस्तों? यह सिफिलिस रोग होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली यह रोग जो होता है ये मेल एवं फीमेल के मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा में होता है। यानी ये कहाँ आक्रमण करता है? तो ये मेल और फीमेल के मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा पर आक्रमण करता है या वहाँ नुकसान पहुँचाता है। देखिए दोस्तों, यह एक बहुत ही भयानक रोग होता है। इसका प्रभाव संतानों पर भी पड़ता है, यानी इसका प्रभाव दोस्तों यदि स्त्री में है तो उससे बच्चों पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं तथा यह नर में ज़्यादा प्रभावी होता है। और बेसिकली यदि यह इस रोग की हम बात करें दोस्तों, तो यह नर में ज़्यादा प्रभावी होता है, अर्थात नर में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह रोग प्रायः संभोग के कारण होता है। देखिए दोस्तों, यह रोग भी किसके कारण होता है? प्रायः संभोग या कोपुलेशन या मैथुन क्रिया के द्वारा ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके देखेंगे कुछ सिफिलिस रोग के दोस्तों कुछ लक्षण देखेंगे। क्या कहा दोस्तों हमने? कुछ सिम्टोम्स देखेंगे या कुछ लक्षण देखेंगे सिफिलिस रोग के। तो आइए देखते हैं। जो पहला लक्षण है दोस्तों यहाँ पे वो क्या है? पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में दाने निकल आना। देखिए दोस्तों, इस रोग से क्या होता है, बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा हमारा सिम्टोम है इसका क्या है? मूत्र मार्ग में पस निकलना। देखिए दोस्तों, मूत्र मार्ग में मूत्र के साथ कभी कभी पस निकलने लगती है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा अगला सिम्टोम्स है वो क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या होती है? प्रभावित होती है सिफिलिस रोग के कारण। चलिए दोस्तों, वहीं इसका हम ट्रीटमेंट या उपचार देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, इसके उपचार के लिए निम्नलिखित प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसके यदि ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसमें कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकों को उपयोग में लाया जाता है और ये प्रतिजैविक इनसे लड़ने में काफ़ी कारगर होते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं। जो पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स है वो क्या दोस्तों? पेनिसिलिन। और दूसरा क्या है दोस्तों? नारबैक्टिन। तीसरा क्या है दोस्तों? डॉक्सीसाइक्लिन। तो दोस्तों, यही तीन औषधियां हैं। इन्हीं के प्रभाव से क्या होता है कि इन्हीं प्रतिजैविकों के प्रयोग से दोस्तों इनका उपचार किया जा सकता है या इनके उपचार में क्या होती है? सहूलियत मिलती है या इनसे लड़ा जा सकता है सिफिलिस रोग से। तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है वो क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है, यह रोग ट्राइकोमोनास बेजिनलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी क्या कहा दोस्तों हमने कि यह जो रोग होता है ये बेसिकली प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ट्राइकोमोनास बेजिनलिस। तो देखिए दोस्तों, ट्राइकोमोनास बेजिनलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? ये ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है। यह रोग महिलाओं की योनि मार्ग में होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली यह रोग क्या होता है? फीमेल्स में होता है। और वो फीमेल्स की कहाँ दोस्तों? वेजाइना में होता है। कहाँ दोस्तों? योनि मार्ग में होता है। चलिए दोस्तों, अब इस रोग के कुछ लक्षण या सिम्टोम्स देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? योनि मार्ग में सफ़ेद रंग के द्रव का निकलना। देखिए दोस्तों, क्या होता है, महिलाओं की योनि मार्ग ये वेजाइना से क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद रंग का एक गाढ़ा द्रव निकलने लगता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा इसका दूसरा सिम्टोम या लक्षण क्या है दोस्तों? योनि मार्ग में खुजली होना। देखिए दोस्तों, योनि मार्ग ये वजाइना के आसपास के जितने भी भाग हैं वहाँ पे क्या होती है? खुजली होने लगती है। ये भी इसका ट्राइकोमोनियासिस रोग का प्रमुख लक्षण है। चलिए दोस्तों, यहीं यदि इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके उपचार में क्या होता है? इसके उपचार के लिए मेट्रोलिन औषधि प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, मेट्रोलिन औषधि प्रायः इस रोग के उपचार के लिए यूज की जाती है और इससे हमको क्या मिलती है? रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको कुछ लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों के बारे में बता चुका है।
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पेपर में देखिए दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि लैंगिक संचरणशील रोगों को समझाइए या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड क्या है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ देता है कि एसटीडी को समझाइए तथा 2 एसटीडी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, यानी दोस्तों जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उनको हम प्रिवेंशन या दोस्तों रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो यौन संचारित रोगों की रोकथाम है इसको हम कई विधियों के द्वारा इसमें कंट्रोल कर सकते हैं या इसको हम रोक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पहला हमारे पास यहाँ है वो क्या दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति अथवा बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। क्या दोस्तों कि एक साथ यदि आदमी कई सारे व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप या संबंध रखता है और इससे क्या होता है दोस्तों कि उनके बीच यौन संबंध होने से क्या होता है और इस प्रकार के लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों की होने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात उनमें लैंगिक संभावना क्या होती है दोस्तों, लैंगिक संचरणशील रोगों की प्रमुखता बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों जो दूसरा हमारा पॉइंट है वहाँ पे क्या है, ये है दोस्तों मैथुन के समय सदैव कंडोम का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों यदि मैथुन के समय कंडोम का प्रयोग करेंगे इससे क्या होगा कि यदि मेल है तो मेल में यदि कोई संचरणशील रोग है तो फीमेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और यदि फीमेल में कोई है तो मेल में नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से मैथुन या कोपुलेशन या संभोग के समय क्या होता है दोस्तों, सदैव कंडोम का उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों यदि संक्रमण की कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें। क्या कहा दोस्तों हमने कि जैसे ही संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हमको आ जाए कि तुरंत हमको एक प्रारंभिक जैसे ही जांच के लिए इसके दोस्तों क्या है किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें या मिलना चाहिए। और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करवाएं। क्या दोस्तों जैसे ही रोग का पता चले तो इसमें हमको देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत इसके उपचार के लिए दवाई लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या दोस्तों, अंतःक्षेपण हेतु विसंक्रमित एवं साफ सिरिंजों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों एक ही सिरिंज का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हर बार सिरिंज नई होनी चाहिए, अर्थात नई सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देने के बाद उसी सिरिंज का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि होता है तो ऐसे में भी यौन संचरणशील रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इसके अलावा वही दोस्तों जो हमारा 5वां पॉइंट है क्या है, आवश्यकता हो तो नैदानिक जांच कराते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर जरूरत पर टाइम पर क्या है कि नैदानिक जांच कराते रहना चाहिए, इससे हमको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से आपको लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों के बारे में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। चलिए दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।